हाँ चलो, तो हम लोग जरा बात करते हैं। देखो, जानबूझ के आपका वीडियो मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। रीजन ये है कि लगातार 1 घंटा होता तो आप लोग फिर देखते नहीं हो, आप लोग भी थोड़ा सा समझते हो, है ना। आप लोग इरिटेट ना हो, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। और अभी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब सीधा सीधा सा बात हो चुका है कि 2 लेक्चर है, तो आप आराम से एक देख चुके होंगे। उसके बाद दूसरा जब देखिएगा तो थोड़ा सा आराम से, अभी टेंशन नहीं है। 28 मिनट का आपका लेक्चर है, एक दूसरा वाला भी 15-20 मिनट का होगा ही। तो ओवरऑल एक हो जाएगा, बट आप 2 पार्ट में देख सकते हो इससे, ठीक है। चलो, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो H2 था, ये भी एक मॉलिक्यूल था, बट इस मॉलिक्यूल में, है ना, इस मॉलिक्यूल में हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल का ये जो कोएफिशिएंट है, इस मॉलिक्यूल का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है ना। 4 है, इस मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट कितना है? 4। तो चलो, सिंपल सा बात है, इस मॉलिक्यूल का कोएफिशिएंट 4 था। अभी आपके लिए एक बात ये भी जानना जरूरी है कि आप जो भी चेंज के लिए अलाउड हो, आप एक अनबैलेंस्ड स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो चेंज आप कर सकते हो, जिसका आपको अलाउ मतलब अलाउ किया हुआ है, वो सिर्फ है कोएफिशिएंट में चेंज। आप सिर्फ इस 3 की जगह 4 रख के देख सकते हो, 4 की जगह 3 करके देख सकते हो, 1 की जगह 2, 4 की जगह कुछ, मतलब you are only allowed to change that coefficient of an atom or a molecule so as to balance all the atoms in reactant side to that of product side. Okay, अभी आपने एक बैलेंस करना सीखा है। अभी हम लोग एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, देखते हैं अभी एनसीईआरटी ने अगला एग्जांपल क्या लिया है ना। अच्छा, इसका एग्जांपल का काम ज्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, बट यहाँ कुछ इसका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है भाई, है ना। इंपॉर्टेंस दिया है क्या, मैं देखता हूँ। तुम्हें केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। अच्छा 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 अच्छा, ये ज्यादा कुछ नहीं, एक लाइन ऐसा भी है कि टू मेक दैट इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इस इक्वेशन से अधिक इंफॉर्मेशन मिले, इसको अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ना, इसको अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव, इसको अधिक से अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन था इसका फिजिकल स्टेट भी साथ में लिख देते हैं। जैसे, जैसे का मतलब ये कि अगर आपने यहाँ आयरन देखा है, आयरन सॉलिड होता तो आप बगल में एक एस लिख दें। आपने वाटर लिया है, वाटर अगर आपने लिक्विड स्टेज में लिया है तो आप यहाँ एल लिखेंगे। बट इस इक्वेशन में हमने लिक्विड को गैसियस स्टेज में लिया है, इसलिए हम सॉरी वाटर को गैसियस मतलब स्टीम के फॉर्म में लिया, भाप के फॉर्म में, तो हम यहाँ जी लिखे गैस। ये जो Fe3O4 बना है, Fe3O4 एक सॉलिड है, इसीलिए हम यहाँ S लिखेंगे। और ये जो हाइड्रोजन, ये तो एक गैस है, आप सब लोग जानते हैं, यहाँ G लिखेंगे। तो अभी ये एस जी, ये जो है उसका फिजिकल स्टेट बता रहा है, और ये हमने जानबूझ के लिखा है सो दैट कि ये सो दैट ये इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो जाए। ओके, कई बार कुछ कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसा कुछ भी हम लोग दिखाते हैं, है ना। चलो, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। पूरा सा इक्वेशन ही बिगड़ गया, खैर चलो कोई नहीं। अभी दो काम हमने किया था। फर्स्ट काम लिख ही देता हूँ यार पूरा, टू मेक इक्वेशन more informative, to make equation more informative, we use the symbols, या ऐसे लिखते हैं, we write the physical state, we write the physical state of the equation, we write the physical state of the equation, we write the physical state of the equation in brackets, ठीक है, in शॉर्ट फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ऐसा लिखते हैं। दूसरा बात जो यहाँ देखने का है, रिएक्शन कंडीशंस, समटाइम्स द
रिएक्शन कंडीशंस, मतलब इस रिएक्शन के लिए जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए। कई बार से फोटोसिंथेसिस में सनलाइट और क्लोरोफिल का भी नेसेसिटी होता है, तो हम लोग वो भी लिखते हैं ना फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में। तो वो सब रिएक्शन कंडीशंस आर आल्सो रिटन सच एज, मैं लिख ही लेता हूँ, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर हो जाए, प्रेशर हो जाए, या फिर कभी कोई कैटलिस्ट हो गया, are also indicated, are also indicated above and या और। देखो एंड या और का मतलब क्या, अच्छा पहले लिख लेता हूँ, बिलो द एरो, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक गैस है, इसे आप रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से। अच्छा पता है, एक थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन, ये भी गैस और ये भी गैस, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सिन गैस, ठीक है, सिन गैस या सिंथेटिक गैस। और इसका एक और नाम है, शायद मैं ये श्योर नहीं हूँ, उसे वाटर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गैस, ठीक है। इसे सिन गैस या सिंथेसिस गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका यूज बहुत सारी चीजों को बनाने में किया जाता है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा है, ठीक है। ऐसे ही आपकी सिलेबस के बाहर कीजिए, 11th में एक चैप्टर मिलेगा हाइड्रोजन, वहां पढ़ना है, इसलिए भी हटा ही देता हूँ। जब मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं करूँ, ठीक है। इन दोनों को जब आप मिलाते हो और 340 एटीएम का आप अगर यहाँ वो डाल रहे हो प्रेशर, ओहो आज बहुत दिक्कत कर रहा है ये। अगर आप फिर से प्रॉब्लम, थ्री 40 एटीएम का प्रेशर डालते हो तो ये कन्वर्ट होता है CH4, सॉरी CH4 कैसे होगा, CH3O और H, ठीक है। इसका नाम है मीथेनॉल। क्या नाम है इसका? मीथेनॉल, जो कि एक लिक्विड है, ठीक है। ये नाम, ये काम इसका कार्बन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना, कार्बन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेनॉल है। दो कार्बन का, ये देखो अल्कोहल है, ये जो OH आपको दिख रहा है ना, OH, अभी आप चूंकि पूरा पढ़ चुके हो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, OH जो है ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, जो कि अल्कोहल का सिंबल है, ठीक है। ये भी एक अल्कोहल है। अगर दो कार्बन का अल्कोहल होता ना, C2H5OH, दो कार्बन, देखो इसमें एक कार्बन था, यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन का अल्कोहल का नाम होता है इथेनॉल, और यही है ड्रिंकिंग अल्कोहल, इसी को पिया जाता है, ठीक है। कई बार आप सुने होंगे, कभी न्यूज़पेपर में आता ना, जहरीला शराब पीने से इतने लोग मर गए या अंधे हो गए, ये जो मिथेनॉल है ना, यही है जहरीला शराब। पॉइजनस अल्कोहल यही है, ठीक है। और एक बात और याद रखना है कि पॉइजनस अल्कोहल, कभी कभी लगता होगा ना कि सर अगर ये पॉइजनस इसको बनाते क्यों है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत हाई है, इंडस्ट्रियल यूज हाई, हाई इंडस्ट्रियल यूज होता है। जैसे पेंट बनाने में, स्पिरिट बनाने में, इन सब में यूज होता है, मेनली पेंट इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और जो भी अल्कोहल होता है जिसको गवर्नमेंट रखता है कि नहीं इसको हम इंडस्ट्रियल यूज में लाएंगे, कई बार इथेनॉल का भी इंडस्ट्रियल यूज बहुत होता है। तो इथेनॉल जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, उसको कोई ड्रिंक करके मिसयूज ना कर ले, उसके लिए उस इथेनॉल में थोड़ा सा मिथेनॉल मिलाते हैं जानबूझकर। इथेनॉल का भी कुछ इंडस्ट्रियल यूज होता है, तो इथेनॉल का कोई मिसयूज ना कर ले, इसीलिए इथेनॉल में हम कुछ मिथेनॉल मिला देते हैं, ठीक है। ताकि अब ये जहरीला हो गया, अब इसे कोई पी नहीं सकता, ठीक है ना, पिएगा तो वो भी अंधा होगा या डेथ हो सकता है। मिनिमम ब्लाइंडनेस और मैक्सिमम डेथ, यही है मिथेनॉल का कमाल, ठीक है, जहरीला शराब इसी को बोलते हैं, तो ये याद रखिए।
तो देखो यहाँ पे एक नेसेसिटी था इस इक्वेशन को करने के लिए, आपको ये 340 एटीएम चाहिए था। अभी ये 340 एटीएम आप या तो एरो के ऊपर लिखिए या आप एरो के नीचे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं। अच्छा, ये तो एक बात हुआ कि सर चलो हमने इक्वेशन के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, ऐसा हमने अभी पढ़ा। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेंपरेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड एवब एंड या और में से। इस और का तो मतलब समझ में आ गया, या तो आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए। इस एंड का मतलब क्या, एवब एंड बिलो मतलब क्या। देखो कई बार कंडीशन एक से अधिक होते हैं, मतलब एक से काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 कंडीशन चाहिए जिसको आपको फुलफिल कराना है इस पूरे रिएक्शन को करने के लिए। तब आप क्या करते हो कि जैसे मान लो अगला इक्वेशन मैं ही ले लेता हूँ एग्जांपल के फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अगला इक्वेशन हम फोटोसिंथेसिस का ले रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा, क्या ये बैलेंस्ड है? देखो तो 4 हाइड्रोजन इधर, 3 और एक 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर भी, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन इधर भी, एक कार्बन, मतलब ये बैलेंस है। अगला वाला 6 CO2 बैलेंस करके लिख रहा हूँ। एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। माइंड, ये बड़ा अजीब बात है ना, लगता है कि यार सर CO2 तो लिक्विड होता है, लेकिन नहीं नहीं सॉरी गैस होता है, लेकिन यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो एक्वस होता है। प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो कि लिक्विड होता है। देखो अब्सॉर्ब करते हैं तब तो गैस होता है, बट बॉडी में जाने के बाद वो पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको बोले एक्वस। हमारे बॉडी में भी यही होता है, सांस लिए लंग्स तक तो हवा गया, बट क्या पूरे हर एक सेल में हवा जा रहा है एक्वा गैस के फॉर्म में? नहीं 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 नहीं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन था, वो तो ठीक था, जब मान लो जब जैसे ही सेल जो CO2 रिलीज किया वो जो लंग्स तक आता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आता है, याद होगा थोड़ा सा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है याद रखिएगा, कार्बोक्सी कार्बामिनो। ठीक है, प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया था तो एक्वासिन होता है। H2O लिक्विड के फॉर्म में। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। देखो दो कंडीशन है तो हमको ऊपर भी लिखना पड़ा, एवब भी और बिलो भी। बना क्या, C6, ये भी तो 6 ही लग रहा है, C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज। ठीक है, और क्या बना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और क्या बना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है भाई, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, CO2 क्यों बनेगा भाई, अभी तो ऑक्सीजन बनना था। 6O2 ये किस फॉर्म में है, तो ये भी एक्वस के फॉर्म में ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत? उम्मीद तो करता हूँ कि नहीं हुआ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ओह वाओ, पेज नंबर 6, ये जो बॉक्स है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम के लिए ना आप ये सब बॉक्स वाले क्वेश्चन पे तो जरूर एक बार नजर डाल लेना। मतलब सबसे अधिक वल्नरेबल यही सब होते हैं पूछे जाने के लिए, सबसे अधिक वल्नरेबल। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और होता यूं है कि मैग्नीशियम जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके हमेशा ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होता है। और देखो रिएक्शन ऑक्सीजन का किसके साथ हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ? लोग सर ये क्या बेकार सा भद्दा सा सवाल है, मैग्नीशियम के साथ ही हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो जाहिर सा बात है आपके पास जो मैग्नीशियम को जिसको कि आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है जलाकर हीट करके, आपके पास जो पहले से अवेलेबल है वो मैग्नीशियम नहीं है। मतलब ये है कि आपने ये रिबन पकड़ा था, ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हो जलाने के लिए। ठीक है, अभी आप जो इसको हीट कर रहे हो ये रिएक्ट करे हीट के प्रोसेस में, मतलब अगर ये मैग्नीशियम होता और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हीट के प्रोसेस में तो बनता मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? बट बात यह है कि आप जिसको मैग्नीशियम समझ रहे हो, आप जिसको मैग्नीशियम समझ रहे हो इसको, ये मैग्नीशियम तो अंदर में है, उसके ऊपर में एक कोटिंग हो चुका है। किस चीज का कोटिंग भाई, हम तो कोई चीज से पेंट किए नहीं, तो ये पेंट वाला कोटिंग नहीं है, ये कोटिंग हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन से पहले ही ये मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब आप इसको पेपर से रब करते हो, सैंड पेपर से, जब आप इसको सैंड पेपर से रब करते हो
तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, ये लेयर क्लीन हो जाता है, हट जाता है, क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो आपने लाइनिंग डाला था, ये जो ब्लू कलर का, ये क्लीन हो गया। ये क्लीन हो गया तो फिर से आपका ये जो मैग्नीशियम था वो ओपन हो गया। अभी आप उसको हीट कीजिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। हीट जैसे ही आप करोगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और जल कर ब्राइट लाइट के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलिए अभी दो क्वेश्चन है भाई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन सबका लिखना है। हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट कराया, बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या मजाक है यार, आप भी देखते चलना, मजाक ही कर रहा है। पेज नंबर 6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, देखो मजाक कर रहा है, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है अपने को, बोल रहा है कि हाइड्रोजन को ना क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दीजिए और बना है हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी जरा इसको बैलेंस करो, क्या मजाक चल रहा है भाई। यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है, लेकिन यहाँ पे अगर दो कोएफिशिएंट डाल दें तो 2 into 1 हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और 2 into 1 क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। हो गया बैलेंस, एक लाइन में। सिंपल सा सवाल था। दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आपके लिए व्हाट्सएप पूरा पूरा ओपन रहेगा। और जब आप क्लास ज्वाइन कर लोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, जहाँ पे आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, नॉर्मली उसमें थोड़ा डिले हो सकता है आपके डाउट्स का जवाब देने में, क्योंकि जब भी मैं मैसेज देखूंगा कहीं, क्योंकि अक्सर मेरा क्लास ही होता है, तो अगर मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर लूंगा, बट एग्जाम के टाइम में उसमें रिप्लाई बहुत फास्ट हो जाएगा। इसलिए ग्रुप में जरूर रहिएगा और डाउट डाल दीजिएगा। मान लीजिए आधा घंटा देर से पता चलेगा, बट पता तो जरूर चलेगा, रिप्लाई तो जरूर ही दूंगा। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट कराया एल्यूमिनियम सल्फेट से, Al2SO4 3। बोलो सर आपको इतना सा इक्वेशन का नाम कैसे पता, हमको तो एल्युमिनियम सल्फेट ही लिखने नहीं आएगा, Al2SO4 वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट BaSO4, और अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड हो क्या लिख रहा हूँ मैं, AlCl2 ना, सॉरी AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो हमें पता है कि बेरियम 2+ होता है, हमें पता है क्लोरीन माइनस होता है, जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, BaCl2, वही हमने यहाँ लिख दिया है ना, यहाँ लिखा है। उसी तरह एल्यूमिनियम सल्फेट हमें पता है Al+3 होता है, SO4 2- होता है, ये हमें पता है। अभी जब हम क्रॉस करेंगे तो 2 यहाँ आएगा इस तरफ, क्रिस क्रॉस करने के बाद Al के पास 2 आ गया ये वाला, और SO4 होल पे इसका 3 जाएगा, Al2SO4 3। उसी तरह BaSO4 उसी तरह बन गया, Ba2+ होता है, SO4 2- होता है, ये देखो ये प्लस माइनस घटा और बचा क्या, BaSO4। उसी तरह Al3 होता है, Cl- होता है, क्रिस क्रॉस करने के बाद Al में ये वाला 1 आया तो 1 रह गया, Cl पे 3 आया, इस 1 को तो पढ़ेंगे नहीं तो लिखे AlCl3। दैट्स इट। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। अगर आपको दिक्कत है जब आप क्लास आओगे एक बार मुझे बता लेना, मैं आपको इस तरह का सारा देखो, इसको बोलते हैं रेडिकल। 9th में आप चूंकि पढ़ चुके हो इसलिए मैं डायरेक्टली हूँ, बट दिक्कत होगा तो मैं फिर से एक बार लिस्ट दे दूंगा, आप याद करना। इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, इन सबको बोलेंगे आयन। अगर एक एलिमेंट पे चार्ज हो आप उसको आयन बोलते हो, जब कंपाउंड पे चार्ज हो, एक एलिमेंट से अधिक के ग्रुप पे चार्ज हो तो आप उसको क्या बोलते हो, रेडिकल। खैर कोई नहीं, अभी इसे बैलेंस करना ना, देखते हैं बैलेंस करना, डायरेक्टली ही कर लेते, इतना क्या नोटिंग करना। देखो यहाँ एक बेरियम, यहाँ भी एक बेरियम, वाह अच्छी बात है। क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ 3, टेंशन। लेकिन अभी अभी हम लोग रूल पढ़े थे कि सबसे बड़े मॉलिक्यूल को सबसे पहले हमें बैलेंस करना है। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल हमारा ये है, चलो सबसे पहले इसी पे हाथ मारते हैं। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 नहीं है, 2 लिख दिया। सल्फर 3, सल्फर यहाँ एक ही है ना, यहाँ एक देखो है ना, यहाँ एक सल्फर। तो एक काम करते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, तो सल्फर भी 3 हो गया, SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ देख लो 3 हो जाएगा। ऐसे भी नहीं तो ऐसे भी सोचना है कि अच्छा सल्फर यहाँ 1, ठीक है, 3 गुना 1 3, ऑक्सीजन यहाँ यहाँ कुछ 4 है और यहाँ 3, तो ऑक्सीजन 12 है ना, 12 वापस लिखता हूँ, ऑक्सीजन 12। यहाँ देखो 4 गुना 3 12, देखो आपको अगर ऐसा कुछ ब्रैकेट में दिया हो ना, ब्रैकेट में अगर कुछ हो तो आपको यहाँ यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ जो कोएफिशिएंट है 1
ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, 1 इंटू यहाँ का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ का कोएफिशिएंट 3, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर कुछ ब्रैकेट में हो तो यहाँ देखो, यहाँ अगर कुछ होता, मान लो 2 होता, 1 होता, तो उसको भी मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। कुछ नहीं है इसीलिए खुश है। खैर चलिए, आपको समझा दिया, थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें सीधा बैलेंस करना है। सॉरी सॉरी, 2 ऑप्शन, हाँ यहाँ 3 लिख दिया तो ये SO4 भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी ये तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2, सल्फर SO4 पे 3, SO4 पे 3, मतलब 3 मतलब क्या, SO4 इंटू 3, यहाँ भी दिख रहा है SO4 इंटू 3, बात बराबर ही है, तो ये बैलेंस हो गया। बेरियम भी हो गया, सल्फेट भी हो गया। हाँ हाँ रुको, बेरियम अभी नहीं हुआ, अभी एल्यूमिनियम और सल्फेट हो गया। अभी देखो, बेरियम यहाँ 3 हुआ है ना, ये देखना बेरियम यहाँ 3 हुआ है, तो इधर भी बेरियम को बैलेंस करना होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा देखो तो कितना हो गया, बेरियम 3, तो बेरियम यहाँ भी 3, ठीक है। सल्फर SO4 पे 3, SO4 पे 3 यहाँ भी हो गया, ये देखो इधर। एल्यूमिनियम 2, यहाँ देखो एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्या बात है। और क्लोरीन देखो, ये 2 इंटू यहाँ वाला 3, मतलब 6, है ना। यहाँ देखो क्लोरीन, ये 3 इंटू ये वाला 2, मतलब 6, मतलब ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा को सबसे पहले बैलेंस करो, उसके बाद फिर बाकी कर दो। और ये जो 2 3 लिखते हैं ये हमेशा तुक्का होता है, आगे पीछे हो सकता है, गलती हो सकता है, ठीक है। एक बार वापस से ले आया हूँ, पॉज करके लिख लीजिए, तो बैक जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। और कुछ है, एक है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, चाहता हूँ ये आप खुद करो। चलो अब कुछ नहीं, 2-3 क्वेश्चन है, आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का और टॉपिक है, 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है। आज के लिए इतने पे रोक देता हूँ, ठीक है, आज के लिए इतने पे रोक देता हूँ। ज्यादा लंबा बेंटे करने का कोई मतलब, क्योंकि ये लंबा चल जाएगा, है ना। और आज आपका वापस से क्लास भी है, तो चलिए इतना ही। वापस एक बार याद दिला दूं, अपना जो क्लास का डेट है, बैच स्टार्टिंग टाइम है, वो है 4 जनवरी, ठीक है। काइंडली अपने बैच में इसको शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के फ्रेंड से जो आसपास रहते हो, और जो बहुत दूर भी रहते हैं उनके लिए भी कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लास करने का मन है तो जो फिजिकल क्लास हो रहा है, फिजिकल क्लास, वो सब भी आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल जाएगा, वो सब भी आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब क्लास खत्म होगा उसके 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगा। कहाँ पे, यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है, ठीक है, इसी पे। उस क्लास को हम लाइव भी कर सकते हैं, लेकिन लाइव नहीं करने का रीजन ये है कि अगर मैं लाइव करूंगा तो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, और रिकॉर्ड अगर हो गया तो फिर आप बार बार देख सकते हो, क्योंकि लाइव में दिक्कत एक बार के बाद दोबारा नहीं, क्योंकि फोन से जूम पे रिकॉर्डिंग नहीं होता साथ में, या तो लाइव होगा या रिकॉर्डिंग होगा। एक प्रॉब्लम तो यहाँ है। और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो अपना इस बारे में है कि कुछ लोग जो दूर हैं उनको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हर जगह नेटवर्क प्रॉब्लम एक, मतलब नेटवर्क एक जैसा नहीं है, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो भी सकता है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में एक तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ऊपर से लाइव भी छूट गया, तो दिक्कत है ना। तो फिजिकल क्लास को आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मैं प्रोवाइड करा लूंगा। और 3 दिन जो सबके लिए ऑनलाइन है, 3 दिन 3 डेज जो सबके लिए ऑनलाइन है, वो आपके लिए भी रहेगा। आपके पास एक ऑफर ये भी होगा कि आप जो ऑनलाइन क्लास 3 दिन होगा उसके 10 मिनट्स बिफोर आप ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। 10 मिनट बिफोर आप पहले मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बता देंगे कि सर मुझे प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, 10 मिनट पहले हम लोग मिल लेंगे। और उस 10 मिनट में लास्ट क्लास में अगर जो भी कुछ हमने पढ़ा था उसका डाउट्स आप डिस्कस कर सकते हो, वो हम डाउट्स आपको लाइव ही बताएंगे। ओके, तो टाइम इज नॉट अबाउट आप कितने दूर रह रहे हो, कैसे भी रह रहे हो, क्योंकि अभी तो पूरा पूरा एक ऑनलाइन का मेथड ही जनरेट हो चुका है ना, ऑनलाइन एकदम। सोचो, यूं कहो आपकी एक ऑनलाइन
जो अभी तक शायद कोविड से पहले हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल टाइप का चीज था, है ना। पढ़ाई भी कंप्यूटर पे, फोन पे, मन नहीं मानता है सर, मन डिस्टर्ब हो जाता है, डेविएट करता है, बट नहीं, अभी तो सब कुछ हो गया, तो उसके लिए आपके पास अब तो आदत हो गया है, वी आर यूज्ड टू अबाउट इट, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और जितना हो सके आप बताइए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि किसको जरूरत है ये शायद आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, बस मेरे पास कुछ लोग बता रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे क्रैश कोर्स करना है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या रिस्पॉन्स आता है, वो तो क्लास ओपन शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।